हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जियोग्राफी के चैप्टर क्लाइमेट को शॉर्ट में डिस्कस करने वाले हैं। हम इस चैप्टर के मेजर टॉपिक्स को आज रिवाइज करेंगे ताकि आप सबके मन में किसी भी तरह का डाउट ना रहे। तो फिर चलिए आज का रिवीजन लेक्चर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने सबसे पहले समझा कि क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस क्या होता है। वेदर से दोस्तों हमें पता चलता है कि आखिर एक एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम पर कैसा एटमॉस्फेयर है। एक दिन में वेदर बहुत बार चेंज हो सकता है, लेकिन अगर मैं क्लाइमेट की बात करूं तो जब हम एक लार्ज एरिया के वेदर को लंबे समय तक एनालाइज करते हैं तब हमें उस एरिया के क्लाइमेट के बारे में पता चलता है। क्लाइमेट के केस में हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर लंबे समय की बात कर रहे हैं। 5 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ये बताते हैं कि आखिर क्लाइमेट और वेदर को मेजर कैसे किया जाता है। इन 5 एलिमेंट्स के नाम है टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया का क्लाइमेट मॉनसून टाइप है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया की हर स्टेट में क्लाइमेटिक कंडीशन सेम रहती हैं। ऐसा नहीं है। इनफैक्ट इंडिया के इंटीरियर पार्ट में क्लाइमेटिक कंडीशंस में काफी वेरिएशंस पाई जाती हैं। ऐसा क्यों है, इसका जवाब हमें मिलता है नेक्स्ट टॉपिक से, जिसका नाम है क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। इस टॉपिक से हमें उन फैक्टर्स के बारे में पता चलता है जो एक एरिया के क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। स्टूडेंट्स, क्लाइमेटिक कंट्रोल्स के केस में आपको 6 फैक्टर्स के नाम याद रखने हैं। ये हैं लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करंट्स एंड रिलीफ फीचर्स। अगर मैं लैटिट्यूड की बात करूं तो स्टूडेंट्स, आपको ये तो पता है कि सन की हीट डायरेक्टली इक्वेटर पर आती है। जब हम इक्वेटर से ऊपर या फिर इक्वेटर के नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता जाता है, क्योंकि सन की हीट वहां पर डायरेक्टली नहीं आती। यही रीजन है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में काफी ज्यादा ठंड होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें एक एरिया के लैटिट्यूड के बारे में पता हो तो हम ये बता सकते हैं कि उस एरिया में सन की हीट कितनी आ रही होगी, और हम उससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस एरिया में क्लाइमेट कैसा होगा। सेकंड आता है एल्टीट्यूड, यानी कि हम इस केस में एक एरिया की हाइट की बात कर रहे हैं। दोस्तों, हम जैसे जैसे अर्थ सरफेस के ऊपर जाते रहते हैं वैसे ही टेम्परेचर कम होता रहता है, ठंड बढ़ती रहती है। यही रीजन है कि हिमालयाज में हमें स्नोफॉल मिलती है, काफी ज्यादा ठंड मिलती है। थर्ड आता है प्रेशर एंड विंड सिस्टम। फ्रेंड्स, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड ही ये डिसाइड करते हैं कि आखिर एक एरिया का प्रेशर और विंड सिस्टम कैसा होगा। एक एरिया में विंड्स कैसी हैं, वो कहां से आ रही हैं, ठंडी है या गर्म है, ये बात ये डिसाइड करती है कि आखिर उस एरिया का क्लाइमेट कैसा होगा। फोर्थ आता है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। दोस्तों, जो लोग सी के पास रहते हैं ना, वो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को फेस नहीं करते। वहां समर्स में ज्यादा गर्मी नहीं होती और विंटर्स में ज्यादा ठंड नहीं होती, टेम्परेचर मॉडरेट ही रहता है। लेकिन जो लोग सी से दूर रहते हैं वो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस को फेस करते हैं। वहां समर्स में काफी गर्मी होती है और विंटर्स में काफी ठंड होती है। इसका मतलब ये हुआ कि सी से हम कितना दूर रह रहे हैं या फिर कितना पास रहते हैं, उससे भी ये पता चलता है कि आखिर एक एरिया का क्लाइमेट कैसा होगा। फिफ्थ आता है ओशन करंट्स। दोस्तों, ओशंस में पानी होता है और पानी की मूवमेंट को हम लोग ओशन करंट्स कहते हैं। ओशन करंट्स अगर वार्म होते हैं तो कहते हैं कि क्लाइमेट वार्म होगा, और अगर ओशन करंट्स कोल्ड होते हैं तो हम कहते हैं कि क्लाइमेट काफी कूल होगा। लास्ट बात करेंगे रिलीफ फीचर्स के बारे में, यानी कि इस केस में हम इंडिया के फिजिकल फीचर्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि हिमालयास, नॉर्दर्न प्लेन्स या फिर प्लेटोज। अब ये तो आप जानते हैं कि हर रिलीफ फीचर का क्लाइमेट थोड़ा डिफरेंट होता है, जैसे कि हिमालयास में स्नोफॉल देखने को मिलती है और प्लेटोज में मॉडरेट क्लाइमेट होता है। अब दोस्तों, हमें ये पता है कि आखिर कौन से फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि एक एरिया का क्लाइमेट कैसा होगा। अब हम इंडिया पर ध्यान देते हैं और जानते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में जो हमें बताएंगे कि आखिर इंडिया के क्लाइमेट को कौन से फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। दोस्तों, 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं: लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम। लैटिट्यूड की अगर मैं बात करूं तो आप जानते हैं कि इंडिया का लोअर पोर्शन
ट्रॉपिकल रीजन में आता है और अपर पोर्शन सब ट्रॉपिकल रीजन में। यही रीजन है कि इंडिया का क्लाइमेट ट्रॉपिकल भी है और सब ट्रॉपिकल भी। एल्टीट्यूड के बारे में हम पहले ही बहुत ही अच्छे से बात कर चुके हैं, इसलिए अब हम फोकस करेंगे प्रेशर एंड विंड सिस्टम पर। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, हम इसे इंडिया के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं समर सीजन का। तो समर सीजन में क्या होता है, लैंड बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, ओशंस उतने गर्म नहीं हो पाते क्योंकि लैंड बहुत ज्यादा गर्म होती है। इसलिए लैंड पर जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के बीच में स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं और इसीलिए वो ऊपर उठ जाते हैं। क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स लैंड पर ऊपर उठ जाते हैं, इसलिए नीचे एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाता है जिसे हम कहते हैं कि लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। वहीं ओशंस के केस में उतनी ज्यादा गर्मी नहीं होती, इसलिए एयर मॉलिक्यूल्स ऊपर नहीं उठते और वहां पर बन जाता है हाई प्रेशर। अब आपको एक बात जो याद रखनी है वो ये है कि विंड्स हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की डायरेक्शन में जाती हैं। तो अब इस केस में जब ओशन से विंड्स लैंड की तरफ आएंगी तब वो अपने साथ मॉइस्चर लेकर आएंगी और यही रीजन है कि इन विंड्स के कारण इंडिया में फिर बारिश हो जाएगी। यही अगर आप विंटर्स का केस ले लें तो सिचुएशन बिल्कुल उल्टी हो जाएगी, लैंड पर बन जाएगा हाई प्रेशर और ओशंस पर लो प्रेशर। तो अब विंड्स कहाँ जाएंगी, विंड्स जाएंगी लैंड से ओशंस की तरफ और ये विंड्स ड्राई हैं, इनमें मॉइस्चर नहीं है, इसीलिए आपको विंटर्स में उतनी बारिश देखने को नहीं मिलती। तो अब आप सब जानते हैं कि आखिर इंडिया के क्लाइमेट को कौन से फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक में हमें 5 रीजंस के बारे में जानना है जिससे ये क्लियर हो जाता है कि आखिर इंडिया का क्लाइमेट मॉनसून टाइप क्यों है। तो आइए पॉइंट्स की मदद से इन 5 रीजंस के बारे में जानते हैं। पॉइंट नंबर 1, डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। Point number 2, shift of intertropical convergence zone. Point number 3, high pressure area at east of Madagascar. Point number 4, the heating of Tibetan plateau. And point number 5, movement of westerly and easterly jet streams. दोस्तों, आप इन 5 reasons को याद रखिएगा, आपको एग्जाम्स में ये reasons हेल्प करेंगे अच्छे मार्क्स लाने में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर ये मॉनसून कैसे आता है और मॉनसून का डिपार्चर कैसे होता है। यानी कि टॉपिक का नाम है द ऑनसेट एंड द विड्रॉल ऑफ मॉनसून। सबसे पहले बात करेंगे मॉनसून के अराइवल के बारे में। स्टूडेंट्स, मॉनसून अर्ली जून से शुरू होकर मिड सितंबर तक रहता है। सबसे पहले मॉनसून विंड्स इंडिया की सर्दर्न टिप को हिट करती हैं, इसीलिए हमें सबसे पहले बारिश केरला में देखने को मिलती है। इसके बाद ये जो मॉनसून विंड्स होती हैं ये खुद को 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर लेती हैं, अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच। 1 महीने के अंदर अंदर ये दोनों ब्रांचेस मिलकर पूरे इंडिया में बारिश ले आती हैं। दोस्तों, जब मॉनसून सीजन की शुरुआत होती है ना, पहले तो थोड़ी थोड़ी बारिश होती है, लेकिन फिर एकदम बहुत तेज बारिश होती है, यानी कि नॉर्मल रेनफॉल में सडन इंक्रीज आता है, उसे हम कहते हैं मॉनसून बर्स्ट। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी वेट स्पेल और ड्राई स्पेल के बारे में। स्टूडेंट्स, आपने नोटिस किया होगा कि मॉनसून सीजन में कुछ दिन तो बहुत तेज बारिश होती है, फिर कुछ दिन बारिश रुक जाती है, उसके बाद दोबारा कुछ दिन बहुत तेज बारिश होती है। जब बारिश हो रही होती है ना, हम उसे कहते हैं वेट स्पेल, और जब बारिश रुकी होती है हम उसे कहते हैं ड्राई स्पेल। इससे हमें ये पता चला कि मॉनसून ब्रेक्स में आता है। हर साल कितनी बारिश होगी हम इसका अंदाजा उतनी अच्छी तरीके से नहीं लगा सकते। मॉनसून इतना ज्यादा भी आ सकता है कि हमें फ्लड्स को फेस करना पड़े और बारिश इतनी कम भी हो सकती है कि हमें ड्रॉट्स का सामना करना पड़े। इसी के साथ आपको मॉनसून अराइवल के बारे में तो मैंने सब बातें बता दी हैं। आइए अब बात करते हैं मॉनसून के विड्रॉल प्रोसेस के बारे में। सितंबर की शुरुआत से ही स्टूडेंट्स मॉनसून इंडिया से एग्जिट लेना शुरू कर देता है। सबसे पहले नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट से मॉनसून एग्जिट लेता है। मिड अक्टूबर आने तक पेनिनसुला के नॉर्दर्न हाफ से मॉनसून कंप्लीटली चला जाता है और अर्ली दिसंबर आने तक मॉनसून पूरे कंट्री से ही चला जाता है। ये जो मॉनसून का विड्रॉल प्रोसेस है ना स्टूडेंट्स, ये हमेशा नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में होता है। आप जानते हैं क्यों? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि विंटर्स आ रही होती हैं। उस समय लैंड पर बन रहा होता है हाई प्रेशर और ओशंस पर लो प्रेशर। विंड्स हमेशा कहाँ जाती हैं? विंड्स जाती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। यही रीजन है कि मॉनसून के विड्रॉल प्रोसेस में विंड्स हमेशा नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में जाती हैं। इसी के साथ हमने विड्रॉल प्रोसेस को भी समझ लिया है।
अब हमें बात करनी है इंडिया के डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न्स के बारे में। दोस्तों, इंडिया में ना 4 सीजन्स पाए जाते हैं: कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, एडवांसिंग मॉनसून और रिट्रीटिंग मॉनसून। एडवांसिंग मॉनसून और रिट्रीटिंग मॉनसून के बारे में हमने पहले ही बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करेंगे कोल्ड वेदर सीजन के बारे में। दोस्तों, कोल्ड वेदर सीजन यानी कि विंटर सीजन। इंडिया में विंटर सीजन मिड नवंबर से शुरू होकर फरवरी तक रहता है। टेम्परेचर में ये जो चेंज होता है ये इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में ज्यादा दिखाई देता है। पेनिनसुला रीजन में मॉडरेट टेम्परेचर ही रहता है क्योंकि पेनिनसुला रीजन के 3 साइड्स पर पानी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, विंटर सीजन में लैंड पर हाई प्रेशर होता है, ये आपको पता है। ओशंस में लो प्रेशर, विंड्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं। ये जो विंड्स हैं ये लैंड से आती हैं तो इनमें मॉइस्चर नहीं होता। यही कारण है कि विंटर्स में हमें ज्यादा बारिश नहीं देखने को मिलती, लेकिन कुछ बारिश तो होती है। वो कैसे होती है? वो होती है दोस्तों वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट से आ रही साइक्लोनिक विंड्स के कारण। ये वो विंड्स हैं जो विंटर सीजन में इंडिया में थोड़ी थोड़ी बारिश लेकर आती हैं। ये बारिश इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी बारिश की मदद से हम रबी क्रॉप्स को कल्टीवेट कर पाते हैं। इसी के साथ हमारा कोल्ड वेदर सीजन खत्म होता है। नेक्स्ट सीजन है हॉट वेदर सीजन यानी कि समर सीजन। दोस्तों, विंटर्स में जो प्रेशर और विंड सिस्टम का पूरा प्रोसेस रहता है, समर्स में वो बिल्कुल उल्टा हो जाता है। लैंड पर बनता है लो प्रेशर और ओशंस में हाई प्रेशर। लैंड पर इतनी ज्यादा गर्मी हो जाती है कि इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में अगर आप जाएंगे तो वहां आपको टेम्परेचर अराउंड 45 डिग्री सेल्सियस तक भी मिल सकता है। लैंड इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है कि मई की एंड में हमें लू को फेस करना पड़ता है, यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और गर्म विंड्स को फेस करना पड़ता है। कभी कभी समर सीजन में मई की एंड में डस्ट स्टॉर्म्स भी आ जाते हैं और अगर डस्ट स्टॉर्म्स के साथ थोड़ी बारिश आ जाए तो वो थंडर स्टॉर्म का भी रूप ले सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जब समर सीजन खत्म होने वाला होता है तब थोड़ी थोड़ी बारिश होनी शुरू हो जाती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि मॉनसून आने वाला है। इसी के साथ हमने जियोग्राफी के चैप्टर क्लाइमेट के सभी मेजर टॉपिक्स बहुत ही अच्छे से रिवाइज कर लिए हैं। लेकिन एंड में मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इंडिया के फिजिकल फीचर्स की बात हो, एनिमल लाइफ, प्लांट लाइफ या फिर हम सब की बात हो, तो हम कहीं ना कहीं मॉनसून पर ही डिपेंडेंट है। हम अपनी बेसिक नीड्स को मॉनसून की मदद से पूरा कर पाते हैं, जैसे कि फूड या फिर वाटर। इंडिया में वेदर पैटर्न्स में काफी वेरिएशंस हैं, लेकिन मॉनसून हमारे कंट्री को, हम सबको जोड़े रखता है। रिवीजन लेक्चर तो दोस्तों यही खत्म होता है, लेकिन आप इस चैप्टर के नोट्स, बैक एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस और लाइव सेशंस देखना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैंपल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।